नेक्स्ट टॉपिक फॉर रिवीजन इज वेव्स। तो वेव्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो वेव्स में हम क्या देखते हैं, वेव मोशन में बेसिकली एनर्जी या मोमेंटम एक जगह से दूसरी जगह जाता है विदाउट द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर। जितने भी ज्यादातर हम मोशन देखते हैं उसमें क्या होता है, मैटर का एक्चुअल ट्रांसफर होता है, चाहे रेक्टिलिनियर मोशन हो, प्रोजेक्टाइल मोशन हो, पार्टिकल खुद एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लेकिन वेव मोशन में क्या होता है कि पार्टिकल अपनी जगह पे ही ऑसिलेट करता है और वो एनर्जी दूसरे पार्टिकल को देता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और इस तरह से एनर्जी प्रोपेगेट करती है। और एनर्जी, मोमेंटम, इंफॉर्मेशन ये एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट कर जाता है विदाउट द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर। तो दिस इज द बेसिक फिनोमेनन ऑफ वेव्स। अब वेव मोशन में जब हम बात करते हैं तो हम अलग अलग तरह की वेव्स की बात करते हैं। तो जैसे हम एक तो मीडियम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात करते हैं कि मीडियम रिक्वायर्ड है या नहीं किसी वेव के प्रोपेगेशन के लिए। तो जिन वेव्स के प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उनको कौन क्या बोला जाता है, मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स। तो जिनके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है मैकेनिकल वेव्स, और जिनके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती वो नॉन मैकेनिकल वेव्स, या ठीक है, मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो वेव्स में जैसे हम टाइप्स में बात करें तो मैकेनिकल वेव्स क्या होगा, रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, and non-mechanical waves which are electromagnetic waves, they do not require any material medium for their propagation। तो material में propagate कर सकती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगी, लेकिन requirement नहीं है, वो वैक्यूम में भी propagate कर सकती हैं। ठीक है, तो अब जो मैकेनिकल वेव्स की हम बात करें, जैसे हम दो तरह की वेव्स कॉमनली बात करते हैं, साउंड वेव एंड लाइट वेव। तो साउंड कैसी वेव है, मैकेनिकल, और लाइट नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब हम एक बात करते हैं पार्टिकल्स के ऑसिलेशन के आधार पे कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, उसके आधार पे भी हम वेव्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक लॉन्जिट्यूडिनल वेव, एक ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, जो पैरेलली ट्रैवल कर, पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ट्रैवल करते हैं। हाँ, जिसमें पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में ट्रैवल करते हैं। वेव जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, पार्टिकल्स उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं या ऑसिलेट करते हैं। बेसिकली वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट ट्रांसवर्स है या लॉन्जिट्यूडिनल? ट्रांसवर्स। लाइट ट्रांसवर्स वेव है, उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है। और लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं, सेम डायरेक्शन होती है, जिसमें पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट या वाइब्रेट करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है, जैसे कि साउंड वेव्स। तो यही यहां पे हमने बताया ट्रांसवर्स वेव्स क्या है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, and in longitudinal waves individual particles of the medium oscillate along the direction of propagation of wave। और किसी भी मीडियम में जब हम मैकेनिकल वेव की बात करते हैं, मीडियम की ये प्रॉपर्टीज रिक्वायरमेंट होती है वेव के प्रोपेगेशन के लिए, इलास्टिसिटी, इनर्शिया एंड मिनिमम फ्रिक्शन। तो इलास्टिसिटी होनी चाहिए जिससे कोई भी पार्टिकल डिस्प्लेस हो, ठीक है, तो वो दूसरे पार्टिकल को डिस्प्लेस कर सके। इनर्शिया, उसके वापस आने की टेंडेंसी होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होती है। फ्रिक्शन जितना कम होगा, एनर्जी लॉस उतना कम होगा, वेव उतनी दूर तक प्रोपेगेट करेगी। अब जब हम बात करते हैं अब हमारे लेवल पे वेव्स में, तो दो तरह की हम बात करते हैं। एक तो वेव्स ऑन स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग पे वेव जा रही है, तो ये लाइट हो गई नॉन मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वो 12th क्लास में पूरा एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहां पे हम पढ़ते हैं। अभी 11th क्लास में हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। अब मैकेनिकल वेव्स में ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स की बात करें तो ट्रांसवर्स वेव की हम बात करते हैं, एक रस्सी है, रस्सी को हमने ऐसे से खींचा, झटका दिया, या गिटार है, गिटार को ऐसे ऑसिलेट किया, इस तरह से, ये ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव जनरली हम बात करते हैं वेव्स ऑन स्ट्रिंग।
तो उसकी स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड जो है ट्रांसवर्स वेव की एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में क्या हो जाती है, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय एम। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं कि स्पीड जो है एक ट्रांसवर्स वेव की स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में स्पीड हो जाती है अंडर रूट टी बाय एम, या म्यू बेसिकली हम यूज करते हैं। टी इज टेंशन, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे m लिखा हुआ है, बाकी म्यू ही याद रखो, ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, m से कंफ्यूजन हो सकता है। तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग इज अंडर रूट टी बाय म्यू। टी इज टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। और लॉन्जिट्यूडनल वेव की जब हम बात करते हैं तो हम साउंड वेव की बात करते हैं। तो साउंड की स्पीड क्या होती है किसी मीडियम में, अंडर रूट डी बाय रो। दिस इज द स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव, ठीक है, या साउंड वेव। और इसमें किसी भी, अगर हम एक लीनियर सॉलिड की बात करें, लीनियर सॉलिड है, उसका यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है, तो अंडर रूट वाई बाय रो यूज कर सकते हैं। और वैसे अगर हम गैस की किसी फ्लूइड में बात करें तो वो आता है अंडर रूट गामा पी बाय रो। ध्यान रखना, इसमें भी एक कहानी थी कि न्यूटन ने कैसा माना था वेव के प्रोपगेशन को। कैसा माना था न्यूटन ने, क्योंकि गैस का आइसोथर्मल। हाँ, गैस का बल्क मॉड्यूलस प्रोसेस डिपेंडेंट होता है। अगर कोई भी गैस है इस तरह की, पीवी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो उसका बल्क मॉड्यूलस होता है गामा पी। तो न्यूटन ने क्या माना था, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में गामा 1 हो गया, या गामा की जगह m बोल दूं, तो गामा एडियाबैटिक के लिए यूज करते हैं, पर एडियाबैटिक की बात नहीं कर रहे, जनरल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो पीवी रेज टू द पावर m इज इक्वल टू कांस्टेंट के बल्क मॉड्यूलस होता है m। तो आइसोथर्मल के लिए m 1 होता है, तो न्यूटन ने उसको आइसोथर्मल माना था, फॉर्मूला आया था अंडर रूट पी बाय रो। लेकिन उससे आंसर काफी दूर आ रहा था एक्चुअल वैल्यू से, तो किसने करेक्शन किया था, लाप्लास। हाँ, लाप्लास ने करेक्शन किया था। उसने बोला कि साउंड का प्रोपगेशन बहुत फास्ट होता है, इसलिए हमें उसको आइसोथर्मल नहीं मानते हुए एडियाबैटिक मानना चाहिए। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए m हो जाएगा गामा, बिकॉज इक्वेशन होती है पीवी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो बल्क मॉड्यूलस गामा पी हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला आता है अंडर रूट गामा पी बाय रो। तो यही यूज करना है जनरली, वो बस इंफॉर्मेशन के लिए। अगर कोई पूछे कि भाई न्यूटन ने क्या बोला था, लाप्लास ने क्या बोला था, तो पता होना चाहिए। और अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो किसी भी फ्लूइड में जो वेव की स्पीड है वो क्या लिखनी है, अंडर रूट गामा पी बाय रो या अंडर रूट बी बाय रो। अगर बल्क मॉड्यूलस दिया हुआ है तो अंडर रूट बी बाय रो, और गैसेस के लिए अंडर रूट गामा पी बाय रो, क्योंकि बल्क मॉड्यूलस प्रोसेस डिपेंडेंट होता है। एयर जो है डायटोमिक गैस की तरह ट्रीट की जाती है, और डायटोमिक गैस का गामा क्या होता है 7/5। तो कहीं पे खुद से यूज करना पड़े तो ध्यान रखना है, एयर इज अ डायटोमिक गैस जिसका गामा 7/5 होता है। मोलर मास की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 29 या 30 हम यूज कर सकते हैं। वैसे दिया होगा, लेकिन नहीं दिया तो हम 29 या 30 उसको यूज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें वेव के टाइप्स और स्पीड वगैरह के बारे में आइडिया होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव, या पहले चलो इक्वेशन की बात कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। तो इक्वेशन, जो वेव की इक्वेशन है वो किस तरह की होती है, तो जो वेव की इक्वेशन में हमने देखा था x और t दो चीजें आती हैं। तो इस तरह की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a sin माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो ये ओमेगा टी के साथ आना चाहिए, अलग से नहीं आना चाहिए, इस तरह से। तो y x t इज इक्वल टू a sin kx प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इस तरह से वेव की इक्वेशन आती है। अच्छा, इसमें ये जो टर्म है के एक्स प्लस ओमेगा टी, इससे क्या पता चल रहा है वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। अगर सेम साइड है तो ऑपोजिट नेगेटिव डायरेक्शन। तो देखो x का मतलब है x एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है। अगर x और t के कोफिशिएंट का सेम साइन होता है, चाहे दोनों पॉजिटिव चाहे दोनों नेगेटिव, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही होगी। यानी कि ये वाली वेव कहां जा रही होगी, नेगेटिव x डायरेक्शन में। और यहाँ पे x की जगह z होता तो वेव नेगेटिव z डायरेक्शन में।
ठीक है, तो अगर x और t का कोफिशिएंट सेम होता है तो वेव नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, और अगर x है तो नेगेटिव x में जाएगी, और दोनों के कोफिशिएंट का ऑपोजिट साइन होता है तो वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाएगी। जैसे ये वाला जो फंक्शन दिया हुआ है इन्होंने, ये बताओ किस डायरेक्शन में जा रही होगी वेव? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव x में, क्योंकि इसमें माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी जैसा है। ठीक है, अब जो k है वो 2 पाई बाय लैम्डा होता है और ओमेगा 2 पाई बाय टी होता है, तो इन्होंने वैसे लिख दिया कि ऐसा भी लिखा हो तो घबराना नहीं है, 2 पाई कॉमन ले लिया, 2 पाई बाय टी में से टी को यहाँ छोड़ दिया, 2 पाई बाय लैम्डा में से लैम्डा को यहाँ छोड़ दिया, इस तरह से। ठीक है, अब वेव की स्पीड कैसे निकाल सकते हैं यहां से? स्पीड ऑफ वेव क्या होती है? इधर से अगर एक्सप्रेशन दे रखा है हमें, तो वेव की स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ पार्टिकल अपॉन स्लोप। ओमेगा बाई के। स्पीड ऑफ वेव इज ओमेगा बाई के, v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, ये ध्यान रखना है। अभी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? इसका डेरिवेटिव डेल वाई बाय डेल टी। पार्टिकल की वेलोसिटी इधर से आएगी तो ओमेगा ए कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस पाई आ जाएगा, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा होती है, ए ओमेगा। पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या होगा? देखो y क्या बता रहा है? पार्टिकल का ऑसिलेशन, पार्टिकल किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है? y डायरेक्शन में। तो y का डेरिवेटिव हमें क्या देगा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा, पार्टिकल की तो एसएचएम कर रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज करेगी। वेव की स्पीड तो कांस्टेंट है, और वो किससे पता चलती है? इस तरह से, ओमेगा बाई के। और एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल वो भी वेरी करेगा एसएचएम जैसा, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा स्क्वायर होगी। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हमें पता होने चाहिए कि v इज इक्वल टू न्यू, f इज इक्वल टू वी लैम्डा, v, एक मिनट गलत लिखा हुआ है, तो एक्चुअली रिलेशन क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू वी टी, मैं इस तरह से याद रखता हूँ, या v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, t होता है 1/f। तो इन्होंने, अच्छा ये v है, ये f है, मतलब ये न्यू, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू भी यूज किया जाता है सिंबल, तो ये सिंबल थोड़ा सा क्या कंफ्यूजिंग हो जाता है, न्यू कई बार v जैसे ही दिखता है, तो ये f है बेसिकली। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। तो ये दो रिलेशन भी ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे हम रिलेट करते हैं इन सब चीजों को। टाइम पीरियड की अगर बात करें तो टाइम पीरियड इज 1 बाय फ्रीक्वेंसी, यानी 1 बाय न्यू। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज 2 पाई न्यू। वेव नंबर बोलते हैं 1 बाय लैम्डा को, 1 बाय लैम्डा इज कॉल्ड वेव नंबर। ये थोड़ा सा हमें इक्वेशन का आइडिया होना चाहिए कि इक्वेशन दे रखी है तो उससे वेव की स्पीड कैसे बता सकते हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी हो तो डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या कहता है कि अगर एक वेव जा रही है और वो पार्टिकल को कुछ डिस्प्लेस करती है, मान लो 1 मिलीमीटर डिस्प्लेस किया, वो इंडिपेंडेंट जा रही थी, एक वेव इंडिपेंडेंट गई, उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया। एक दूसरी वेव है, वो भी इंडिपेंडेंट जा रही थी, उसने भी कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, मान लो उसने 2 मिलीमीटर कर दिया। अब अगर दोनों वेव साइमल्टेनियसली किसी पॉइंट से गुजरेंगी तो उस पॉइंट का नेट डिस्प्लेसमेंट दोनों डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर हो जाएगा, वेक्टर सम। अगर एक ने 1 मिलीमीटर किया, दूसरे ने 2 मिलीमीटर, तो दोनों मिलकर 3 मिलीमीटर हो जाएगा। एक ने 1 मिलीमीटर ऊपर किया, दूसरे ने 2 मिलीमीटर नीचे किया, तो दोनों मिलकर 1 मिलीमीटर नीचे हो जाएगा, ऐसे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है कि एक वेव जो डिस्टर्बेंस करेगी, दूसरी वेव प्रेजेंट हो या नहीं हो, वो तो उतना ही करेगी। दूसरी जितना कर रही है वो अपना उतना ही करेगी, लेकिन पार्टिकल तो एक ही है, एक ने डिस्प्लेस किया, दूसरे ने भी डिस्प्लेस किया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट उनका समेशन हो जाएगा, और साइन का ध्यान रखना है, या वेक्टर समेशन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बताया गया, when two or more waves are propagating with different displacements, then the net displacement of collective wave is given by y is equal to y1 plus y2 plus y3 and so on। जितनी भी वेव्स हैं उन सबका समेशन यहाँ पर आ जाएगा। देन इधर से हमारे पास एक इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट भी आता है कि जब सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स सेम डायरेक्शन में जाते हुए ऑसिलेट करती हैं तो क्या होता है, कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, कहीं पर मिनिमम हो जाती है, और इस तरह का जो पैटर्न होता है वो कहलाता है इंटरफेरेंस पैटर्न। तो उस इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आता है? कोई बताएगा व्हाट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a1 square plus a2 square plus 2a1 a2
cos delta phi. गुड। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसका अंडर रूट आएगा, ए स्क्वायर होता है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई। डेल्टा फाई दोनों के बीच का फेज डिफरेंस होता है, और अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो फेज डिफरेंस जो है पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है, कि दोनों ने अलग अलग पाथ ट्रेवल किया तो फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है, और पाथ डिफरेंस क्या हो जाता है के डेल्टा एक्स, मतलब एक का के एक्स1 एक का के एक्स2, तो पाथ डिफरेंस इज के एक्स2 माइनस के एक्स1 इस तरीके से। एंड व्हाट इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी? I1 plus I2 plus 2 I2. root I1 I2 cos delta phi. Good. The resultant intensity is I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos delta phi. अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा और इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगी, तो वहां पे बेसिकली cos डेल्टा फाई 1 हो जाता है और डेल्टा फाई 2n पाई, 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाता है, तो वहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। क्या हो जाती है उसकी वैल्यू? A1 plus A2. A1 प्लस A2, और इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाती है, उसकी क्या वैल्यू हो जाती है? Root I1 plus root I2 whole. गुड, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पर होता है वहां पर एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है, वहां पर cos डेल्टा फाई -1 हो जाता है, और डेल्टा फाई पाई का ऑड मल्टीपल हो जाता है, पाई 3 पाई 4 पाई, यानी कि 2n + 1 पाई टाइप का हो जाता है, तो वहां पर मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? A1 minus A2. मॉड ऑफ A1 माइनस A2। एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड A1 माइनस A2 बोलेंगे। एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी Root I1 minus root I2 whole square. रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। गुड, ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा इंटरफेरेंस का आइडिया होना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं? जब दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए इंटरफेयर करती हैं, तो जो पैटर्न बनता है उसको स्टेशनरी वेव पैटर्न या स्टैंडिंग वेव पैटर्न बोला जाता है। उसमें क्या होता है, कुछ पॉइंट्स परमानेंटली रेस्ट पर आ जाते हैं, जिनके अबाउट एनर्जी का नेट जो ट्रांसफर है वो 0 हो जाता है। उन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? Node. नोड। तो कुछ पॉइंट्स परमानेंटली रेस्ट पर आ जाते हैं, जिनको बोला जाता है नोड। और दो नोड्स के बीच में पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, तो नोड वाले पॉइंट तो परमानेंटली रेस्ट पर आ जाते हैं। अब उनके बीच में रस्सी ऐसे इधर तक जाएगी और फिर ऐसे नीचे इधर तक जाएगी, ऐसे ऑसिलेट करती है, तो ऐसे ऐसे इनके बीच में ऑसिलेशंस होते रहते हैं। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले पार्टिकल्स होते हैं, पोजीशंस होती है, उनको क्या बोला जाता है? Antinode. Antinode. एंटी। वेरी गुड। तो इस तरह से ये सिचुएशन बनती है। तो स्टेशनरी वेव्स तो इस तरह से, ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है कि क्या होता है कि दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए इंटरफेयर करती हैं, और उसके बाद जो पैटर्न बनता है उसको स्टैंडिंग वेव पैटर्न बोला जाता है। कुछ पॉइंट्स परमानेंटली रेस्ट पर आ जाते हैं, विच आर कॉल्ड नोड्स। नोड्स के बीच में जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है वो एंटी नोड। अगर ट्रैवलिंग वेव जिनसे स्टैंडिंग वेव बन रही है उसका एम्पलीट्यूड ए है, ठीक है, तो जिन ट्रैवलिंग वेव से स्टैंडिंग वेव बन रही है, अगर उन वेव्स का एम्पलीट्यूड ए है, तो जो स्टैंडिंग वेव बनेगी उसमें एंटी नोड का क्या एम्पलीट्यूड होगा? 2A. 2a। वेरी गुड, ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव जो बनती है उसका एम्पलीट्यूड 2a के बराबर हो जाएगा। बाकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो ट्रैवलिंग वेव की रहती है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a के बराबर हो जाता है। ओके, दो सक्सेसिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? Lambda by 2. Lambda by 2. लैम्डा बाय 2। दो सक्सेसिव नोड्स की डिस्टेंस लैम्डा बाय 2। ऐसी दो सक्सेसिव एंटी नोड्स की भी लैम्डा बाय 2 होती है। नियरेस्ट नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? Lambda by 4. Lambda by 4. लैम्डा बाय 4। वेरी गुड। अब ज्यादातर केसेस में जो सवाल आते हैं या पूछा जाता है वो पूछा जाता है स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग या स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप। तो स्ट्रिंग के केस में हम बात करते हैं स्ट्रिंग जिसके दोनों एंड फिक्स्ड हैं, तो फिक्स्ड एंड पे क्या बनता है हमेशा? Node. नोड। और फ्री एंड पे बनता है एंटी नोड। तो अगर स्ट्रिंग के दोनों एंड फिक्स होते हैं, दोनों पे नोड बनेगा, तो उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर आ जाती है?
V by lambda 2. by 2. V/2L जो यहाँ पे दे रखा है, इसमें एक ही केस दिया हुआ है शायद, तो V/2L ये फंडामेंटल आ जाती है और उसके सारे मल्टीपल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि Fn की अगर हम बात करते हैं तो वो NF1 के बराबर आ जाता है। तो जो फंडामेंटल के बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या बोला जाता है? 2F1. फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक। सेकंड ओवरटोन इस तरह से, और हर नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी में एक लूप बढ़ता जाता है। फंडामेंटल में एक लूप होगा, फर्स्ट ओवरटोन में 2 लूप, इसको लूप बोला जाता है। जो पूरा ऐसा अरेंजमेंट है इसको लूप बोला जाता है। तो हर नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी में एक लूप बढ़ता जाता है। तो फंडामेंटल को अगर हम F1 बोलते हैं तो फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी 2F1 हो जाती है, सेकंड ओवरटोन की 3F1, फिर 4F1, और फंडामेंटल का जो मल्टीपल है जितना टाइम्स है उसको क्या बोला जाता है? हार्मोनिक। हार्मोनिक। तो 2F1 का मतलब सेकंड हार्मोनिक, 3F1 का मतलब थर्ड हार्मोनिक। तो सेकंड ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक, इस तरह से। तो अगर स्ट्रिंग के दोनों एंड फिक्स हैं तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/2L, जिसको हम F1 बोल देते हैं। फर्स्ट ओवरटोन की 2F1 विच इज सेकंड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन की 3F1 विच इज थर्ड हार्मोनिक। इस तरह से सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3, इस तरह से सारे हार्मोनिक। फिर एक दूसरा केस होता है जिसमें स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स है, एक एंड फ्री है। तो फिक्स्ड एंड पे बन गया नोड, फ्री पे एंटी नोड। तो सबसे छोटे में आधा लूप बनेगा। तो आधा लूप बनता है तो वहां पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आ जाती है? V/4। V/4L फंडामेंटल आ जाती है। अब आधे के बाद एक लूप बढ़ता है फर्स्ट ओवरटोन में, 1.5 लूप हो जाते हैं। तो फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है वहां पर? 3V/4L। 3F1, मतलब वहां पे ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट ओवरटोन जो है 3F1, तो वो कौन सा हार्मोनिक हो जाएगा? थर्ड हार्मोनिक। हार्मोनिक। सेकंड ओवरटोन की क्या फ्रीक्वेंसी आएगी? 5V/4L। 5V/4L या 5F1, कौन सा हार्मोनिक हो जाएगा वो? फिफ्थ। फिफ्थ हार्मोनिक हो जाएगा। गुड, ठीक है। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। फिर ऑर्गन पाइप की बात करें तो वो भी सिमिलर केस है। बस ऑर्गन पाइप में जब हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करते हैं, मतलब इसका एक एंड क्लोज है, एक एंड ओपन है, तो वो वैसा केस बनता है जैसे स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स है, एक एंड फ्री है। और ओपन ऑर्गन पाइप की बात करते हैं तो ओपन मतलब जिसके दोनों एंड ओपन है, तो वो वैसे काम करता है जिसके दोनों एंड फ्री होते हैं, दोनों एंड फिक्स होते हैं। और एक और चीज हमने ऑर्गन पाइप में ध्यान रखना है, जब हम साउंड की बात करते हैं, 2 तरह की वेव की बात करते हैं, प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव। तो फिक्स्ड एंड पे जैसे हम रस्सी में क्या बात है, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, जैसे ऑर्गन पाइप के लिए भी है सिमेट्री कि जो फिक्स्ड एंड होता है वहां पर डिस्प्लेसमेंट का क्या बनेगा? नोड। लेकिन प्रेशर का क्या बन जाता है? एंटी नोड। ठीक है, ये अंतर होता है। और फ्री एंड पे डिस्प्लेसमेंट का क्या बनेगा? एंटी नोड। और प्रेशर का नोड। ठीक है। तो अब इसमें भी वही, दोनों एंड अगर ओपन है, ठीक है, तो ओपन एट बोथ एंड्स, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? V/2L। अच्छा, बस रस्सी के केस में V√T/μ हो जाएगा। इधर साउंड के केस में V साउंड की स्पीड हो जाएगी, जो या तो दी होगी या निकालेंगे तो वही √γ/P/ρ से निकाल लेंगे। और इसमें सारे हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं। सारे हार्मोनिक मतलब वही 2F1 3F1, जैसे हमने भी रस्सी का केस देखा। और अगर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है जिसका एक एंड क्लोज्ड है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L होगी। और फिर ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे, 3F1 5F1 7F1 लाइक दिस। ठीक है। तो इन ओपन ऑर्गन पाइप हायर हार्मोनिक्स बोथ ऑड एंड इवन, मतलब बोथ इवन एंड ऑड, सब तरह के हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं। और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे, जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यस सर। उसके बाद हम बात करते हैं बीट्स की। तो बीट्स भी एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन होता है। तो बीट्स में क्या होता है, 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी के जब साउंड साथ में प्रोड्यूस होते हैं और फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस स्लो होता है, तो वहां भी एक तरीके से इंटरफेरेंस हो रहा है। लेकिन देखो, पहले हमने क्या बताया, सेम फ्रीक्वेंसी का इंटरफेरेंस। तो सेम फ्रीक्वेंसी के इंटरफेरेंस में क्या होता है, जो फेज डिफरेंस है वो टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाता है। ओमेगा सेम हो गया तो ओमेगा टी वाली फैक्टर कैंसिल हो जाता है। तो फेज डिफरेंस पोजीशन पे डिपेंड करता है, अलग अलग पोजीशन में, मतलब पाथ डिपेंडेंट हो जाता है। तो किसी पॉइंट पर मैक्सिमा बन रहा है तो मैक्सिमा बनेगा, किसी पॉइंट पर मिनिमा बन रहा है तो मिनिमा। लेकिन अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी है तो क्या होगा, जो ऑसिलेशन है वो हो रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है।
अब जनरली तो क्या होता है, वो फास्ट ऑसिलेशंस होता है, हमें एक एवरेज इफेक्ट सुनाई देता है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस स्मॉल है तो जो उनका फेज डिफरेंस है वो टाइम डिपेंडेंट होता है, लेकिन वो वेरी बहुत स्लो करता है। हम एक पॉइंट पे खड़े होके भी जो इंटेंसिटी के बढ़ने और घटने को समझ सकते हैं। बेसिकली वो इंटरफेरेंस ही रहा है, लेकिन उस इंटरफेरेंस को हम टाइम के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो नॉर्मल इंटरफेरेंस में पोजीशन के साथ ऑब्जर्व करते हैं। जैसे नॉर्मल इंटरफेरेंस में मैं यहां खड़ा हूं तो मैक्सिमा सुनाई देगा तो मुझे मैक्सिमा ही सुनाई देगा, आगे गया तो मैक्सिमा से कम इंटेंसिटी तो वही कम सुनाई देगी, जहां जीरो है वहां जीरो ही सुनाई देगी। लेकिन बीट्स में फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होने के कारण मैं यहां खड़ा हूं तो यहीं पर मेरे को खड़े खड़े क्या होगा, साउंड अचानक से बढ़ता हुआ सुनाई देगा, फिर कम होता हुआ सुनाई देगा, बढ़ता हुआ कम। और जितना फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कम होगा उतना अच्छे से हम उस वेरिएशन को समझ पाएंगे। तो ये जो फिनोमिनन होता है कि इंटेंसिटी का बढ़ना या घटना टाइम के साथ ही की पोजीशन पे, इसको क्या बोला जाता है, बीट्स का फिनोमिनन बोला जाता है। और जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है वो दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हो जाता है, मॉड ऑफ f1 माइनस f2। तो बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फिनोमेनन का यूज किया जा सकता है अननोन फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए। तो ये हमें थोड़ा सा बीट का आइडिया होना चाहिए। तो बीट फिनोमेनन को जैसे अगर हम वेरिएशन की बात करते हैं, जैसे अगर हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह का ये वेरिएशन होता है उसका, हमने डिस्कस किया था क्लास में, याद आ रहा होगा। तो क्या हो रहा है, वेरिएशन तो अभी भी फास्ट हो रहा है, लेकिन मतलब ऑसिलेशन तो फास्ट हो रहे हैं, लेकिन जो एम्पलीट्यूड का चेंज हो रहा है देखोगे वो स्लो हो रहा है। तो मैं यहां खड़ा हूं तो जब मेरे कान से ये वेव जाएगी तो धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो मुझे इंटेंसिटी बढ़ती हुई सुनाई देगी और फिर घटती हुई सुनाई देगी। तो दिस इज कॉल्ड द बीट्स फिनोमेनन। ठीक है, यस सर। और इंटेंसिटी हमने देखा था क्या होती है, एक तो फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है और दूसरा एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। देन देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट फिनोमेनन, दैट इज डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि जब भी ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो चेंज हो जाती है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है कितनी वेवलेंथ या कितनी वेव्स हम इंटरसेप्ट करते हैं पर यूनिट टाइम, कितनी वेव्स हमारे कान पे पड़ती हैं, कान से गुजरती हैं पर यूनिट टाइम, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जब सोर्स और ऑब्जर्वर नजदीक आते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती है या कम होती है? अगर अप्रोच हो रहा है ऑब्जर्वर और सोर्स का तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन का क्या होगा, बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। ठीक है, तो जब भी नजदीक आ रहे होते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ती है, और जब दूर जाते हैं तो डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है। ऑब्जर्वर का इफेक्ट कहां पे आता है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? न्यूमरेटर न्यूमरेटर में। और सोर्स का डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में। ठीक है, हमने ऐसे ही याद रखा था, ओ ऑफिसर, तो ऑफिसर ऊपर आता है, एस सर्वेंट नीचे आता है। जनरल फॉर्मूला बेसिकली इस तरह का आ जाता है, V प्लस माइनस वी एस, एक मिनट फॉर्मूला लिखा हुआ है इन्होंने, तो V प्लस माइनस वी ओ अपॉन V माइनस प्लस वी एस। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी टाइम्स, अगर ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा तो ऊपर प्लस का साइन आ जाएगा, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो माइनस का साइन आ जाएगा, सोर्स नजदीक आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, और अगर दूर जा रहा है तो प्लस का साइन आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक और टर्म ऐड की हुई है, ये क्या है, एक्चुअली मीडियम की बात है। जैसे हम वेव की स्पीड की बात करते हैं, एक्चुअली वेव की स्पीड में मीडियम की स्पीड भी कई बार लेनी पड़ सकती है। जैसे मान लो कोई यहाँ पे खड़ा होता है, अब यहाँ पे हमारे पास एक साउंड का सोर्स है, ठीक है, ऐसा भोंपू जैसा है, ये साउंड एमिट करता है। अब मान लो हवा भी चल रही है यहाँ पे, अब साउंड की स्पीड तो v है, अब अगर हवा भी चल रही है तो क्या साउंड की स्पीड इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v रहेगी या चेंज हो जाएगी? चेंज होगी। चेंज हो जाएगी ना, v है साउंड की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। अगर मीडियम खुद भी चल रहा है तो साउंड जल्दी पहुंच जाएगी, सीधी सी बात है। जैसे भाई पानी में बोट की स्पीड है कुछ 5,
अब पानी रुका हुआ तो बोट 5 से चल रही है, अब पानी भी अगर चलने लगा 2 से उस डायरेक्शन में तो नेट स्पीड 7 हो जाएगी ना। तो अगर कभी मीडियम भी मूव कर रहा है तो हमें मीडियम की स्पीड भी कंसीडर करनी पड़ती है। तो अगर साउंड जैसे आगे जा रहा है और मीडियम मतलब हवा भी आगे बह रही है तो स्पीड ऐड हो जाएगी। अगर साउंड पीछे जा रहा है और मीडियम आगे बह रहा है तो साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी पीछे वाले ऑब्जर्वर के लिए कम हो जाएगी। तो ये वो वाला फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कभी मीडियम भी चल रहा है तो हमें उसके चलने के इफेक्ट को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस तरह से बाकी ज्यादातर केसेस में तो सोर्स और ऑब्जर्वर के चलने के ही केसेस दिए होते हैं। तो बात ये ध्यान रखनी कि ऑब्जर्वर का इफेक्ट ऊपर आएगा, सोर्स का नीचे आएगा। जो भी नजदीक जाएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। तो ऑब्जर्वर का इफेक्ट ऊपर आ रहा है तो कब बढ़ेंगी चीजें, जब प्लस साइन आएगा। तो ऑब्जर्वर नजदीक जाएगा तो प्लस साइन आएगा, दूर जाएगा तो माइनस। सोर्स का इफेक्ट नीचे आ रहा है तो डिनोमिनेटर कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो सोर्स नजदीक आएगा तो माइनस साइन आएगा, दूर जाएगा तो प्लस साइन आएगा। तो ये हमें डॉपलर इफेक्ट में ये चीज ध्यान रखनी होती है। ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है, तो आई थिंक इसमें सब कवर हो गया है। कुछ बचा क्या? Loudness. हाँ, एक चीज और हमने पढ़ी थी, लाउडनेस लेवल। तो क्या होता है लाउडनेस लेवल? किसमें मेजर करते हैं लाउडनेस लेवल को? Loud. Decibel scale. डेसिबल स्केल पे। कैसा स्केल होता है, लीनियर होता है या ट्रिग्नोमेट्रिक होता है या कुछ और होता है? लॉगरिथमिक स्केल होता है। Yes, 10 log I1 I2 minus I1 I2 by आई नॉट वही होती है मिनिमम इंटेंसिटी जो हम सुन पाते हैं 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। बाकी जनरली हमें 2 पॉइंट का लाउडनेस कंपेयर करना होता है तो हम उसको ऐसे ही याद रख देते हैं, L1 minus L2 इज 10 log I1 by I2। ये लाउडनेस जो है उसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, Yes. चलो और कुछ इसमें? सर एंड करेक्शन। अब वो देखो छोटी छोटी चीजें तो अब अलग से, मतलब ये समराइजेशन है ना, तो वो सब तो उसमें फिर ऑर्गन पाइप को आ गया, रेजोनेंस कॉलम ट्यूब आ गई। तो एंड करेक्शन ठीक है। एंड करेक्शन क्या होता है कि जो ओपन एंड होता है किसी भी ऑर्गन पाइप का, तो ऑर्गन पाइप के ओपन एंड पे बिल्कुल बाउंड्री पे जो है प्रेशर का नोड या डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड नहीं बनता है। ऐसा देखा गया कि वो थोड़ा सा बाहर बनता है, तो वो जो डिस्टेंस है उसको एंड करेक्शन बोला जाता है। तो अगर कभी ट्यूब का रेडियस दिया है या बोला है एंड करेक्शन कंसीडर करना है तो उसको कंसीडर करना पड़ जाता है। और एंड करेक्शन होता है 0.3d, ठीक है, या 0.6 r, वेयर d इज डायमीटर ऑफ द ट्यूब या r इज रेडियस ऑफ द ट्यूब। तो वो एंड करेक्शन है जो हमें यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, चलो और कुछ? ठीक है, तो मेन चीजें जो हैं वो बेसिकली ये हैं। बाकी तो ठीक है, जैसे अपन पढ़ते हैं तो अपन ने जो चीज 6-7 लेक्चर में कंप्लीट की तो ऑब्वियस सी बात है अपन अभी आधे घंटे में वो सब चीजें पूरी तो टच नहीं हुई हो सकती, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेन चीजें, बाकी फिर उससे रिलेट करके अपन और चीजों को देख सकते हैं। अपने बाकी नोट्स से रिवाइज करना ही है अपने को। ये कि एक बेसिक लेवल पे अपने को पूरे चैप्टर की ओवरऑल समरी सामने आ गई कि क्या है इंपॉर्टेंट चीजें, और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही सब रहते हैं। वो सब चीजें भी यूज होती हैं, वो हमें पढ़नी ही है, रिवाइज करनी है, लेकिन इन चीजों का हमें बेसिक क्लैरिटी, मतलब चैप्टर में मेन चीजें क्या हैं, मेन हाईलाइटिंग पॉइंट्स क्या हैं, वो हमें यहाँ पर क्लियर हो। ठीक है, Yes, sir. यस सर। चलो तो ये फिर हमारा टर्म 2 का भी रिवीजन जो है कंप्लीट हो गया। चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना हो तो।